आसी दादी माँ के तोहफे को देखकर कहती है, मैं इतना कुछ आपसे नहीं ले सकती दादी माँ। मेरा इस पर कोई हक नहीं है। मुझे बस आप सबके प्यार की चाहत है। बस उतना ही दे दीजिए। यकीन मानिए मेरे लिए वही तोहफा सबसे अनमोल होगा। आसी की बातें सुनकर शालिनी जी की गहरी नजरें आसी पर थी। वे आसी की आंखों में देखकर ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि क्या सच में आसी जो कह रही है वे सच है। क्या उसे इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए? क्या कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है जिसे बिना किसी मेहनत के इतने पैसे मिल रहे हो और वे उसे ठुकरा रही हो? शालिनी जी बस यही सब सोच रही थी कि आसी क्या सच में वैसी है जैसा वे सबके सामने खुद को दिखा रही है। आसी की बात सुनकर दादी माँ कहती हैं, तोहफों को वापस नहीं किया जाता आसी बहू, बल्कि संभाल कर रखा जाता है। और ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है, तो रखे रखे सर थोड़ी जाने हैं। दादी माँ की बात सुनकर आसी आगे कुछ कहती उससे पहले ही दादी माँ वेद से कहती हैं, वेद, अपनी पत्नी को कमरे में लेकर जाओ। बहुत सवाल करती है और बात तो बिल्कुल नहीं मानती। हम कहना तो नहीं चाहते थे, पर कहना पड़ रहा है। तुम हमारे लिए बहू लेकर आए हो, पर बहू बहुत ही जिद्दी लेकर आए हो, जो आते ही हमसे इस घर की होम मिनिस्ट्री को किसी बात के लिए मना कर रही है। दादी की बात सुनकर आसी उनकी ओर देखने लगती है। तभी दादी माँ कहती हैं, ऐसे मत देखिए हमारी तरफ आसी बहू। देखिए, जितनी हमारी बात आपने काटी है ना, आज तक हमारी बहू शालिनी ने भी नहीं काटी। बेशक उनकी और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर क्यों ना हो, बेशक हमारी सोच बहुत ही कम बार मिलती हो, पर फिर भी अगर हमने कुछ कहा है तो उन्होंने कभी भी हमें मना नहीं किया। दादी माँ की बात सुनकर आसी इस बार जल्दी से कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बात मानने से मना नहीं कर रही। बस इतना महंगा तोहफा है इसलिए। लेकिन अगर आपका दिल है कि मैं इसे रखूं तो मैं रखूंगी दादी माँ, पर आपकी अमानत अपने पास हिफाजत के लिए है। बस आप भी मेरी इतनी सी बात मान जाइए। आशी की बातें और बात करने का ढंग ऐसा था कि वहाँ खड़ी शालिनी जी काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। आशी की ओर देखते वक्त उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, जिसे वे जल्दी से छुपा भी लेती हैं। उसी वक्त देव की नजरें अचानक अपनी मोम की ओर जाती है। उनके होठों पर आई मुस्कान देखकर, जिसकी वजह आशी थी, देव अपने मन में कहता है, मुझे उम्मीद है आशी कि मैंने जो कुछ किया उसमें कुछ गलत नहीं किया और तुम एक न एक दिन सब कुछ ठीक कर दोगी। इस घर में खुशियाँ जरूर आएगी, वे भी सच्ची वाली, और रिश्ते भी बनेंगे, वे भी सच्चे दिल से। अब तो बस इंतजार है उस दिन का जब सब कुछ सबके बीच ठीक हो जाएगा। आशी दादी माँ का प्यार पाकर बहुत ही खुश थी। तभी दादी माँ अपनी शालिनी बहू से कहती हैं, शालिनी बहू, आप नहीं लाई अपनी बहू के लिए कुछ? जानती हैं ना, आशी बहू हमारी इस पीढ़ी की पहली बहू हैं और एक सास होने के नाते आपका भी फर्ज है कि अपनी बहू को खास उपहार दिया जाए। अपनी सास की बात सुनकर शालिनी जी कहती हैं, जी माँ जी, ये लड़की कल ही आई है। आशी के लिए शालिनी जी के मुंह से ये लड़की सुनकर दादी माँ उन्हें घूर कर देखती हैं। ये देखकर शालिनी जी अपनी बात सुधारते हुए कहती हैं, वे मतलब आशी, ये कल ही आई है और आज आपने एकदम से फंक्शन रख दिया। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए वक्त नहीं मिला, पर मैं जल्दी ही आशी को कुछ दे दूंगी। उसकी मुंह दिखाई। शालिनी जी की बात सुनकर देव अब नहीं चाहता था कि जहाँ सब कुछ अच्छे से हो गया है वहाँ उसकी माँ और दादी माँ के बीच किसी बात को लेकर अनमन हो। वहीं आशी की ताई जी का पूरा ध्यान शालिनी जी की बातों और चेहरे के भाव पर था। आशी को पसंद ना करने वाले भाव उन्हें साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर वह हल्की सी मुस्कान के साथ अपने मन में कहती हैं, मिल गया इस फटीचर आशी को इस घर से आउट, और मेरी बेटी काजल को इन करने का जरिया। अब देखते जाना कैसे मैं अपनी बेटी को इस घर की महारानी बनाती हूँ। आशी की ताई जी अपने मन में इस वक्त न जाने कितने सपने सजा रही थी। अब वे पूरे होंगे भी या बस सपने ही रह जाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दादी माँ वेद और आशी को उनके कमरे में आराम करने को बोलती हैं और सबको भी आराम करने को कह देती हैं। आशी और वेद को अपने रिवाज के अनुसार वेद को अपनी पत्नी आशी को गोद में उठाकर कमरे तक ले जाना था। हालांकि ऐसा कोई रिवाज था नहीं, ये हमारे शैतानी दिमाग वाले इंसान देव का आइडिया था।
जिसमें उसने दादी माँ को भी शामिल किया था। दादी माँ को भी देव का ये आइडिया अच्छा लगा, इसलिए इस गोद में उठाकर ले जाने वाली बात को उन्होंने रिवाज बता दिया। वेद और आशी दोनों के लिए ये बात काफ़ी अजीब थी, पर दादी माँ की बात न मानकर वेद एक बार फिर उन्हें नाराज करने का मौका नहीं देना चाहता था। इससे पहले कि आशी कुछ समझ पाती, उसने खुद को हवा में पाया। वेद ने आशी को अपनी गोद में उठा लिया था और बिना किसी की ओर देखे सीढ़ियों से होकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे के बाहर पहुंचकर वेद आशी को नीचे उतार देता है। इधर बाहर वेद को आशी को इतने प्यार से गोद में ले जाते देखकर काजल और उसकी माँ चिढ़ी हुई थी, पर ताऊ जी का चेहरा शांत था और शालिनी जी को जैसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वे भी अपने कमरे में चली जाती हैं। देर होने की वजह से दादी माँ ने पलक को अपने साथ अपने कमरे में ही रहने को कह दिया था और पलक भी उनकी बात मानकर चली गई। वेद और आशी कमरे के बाहर खड़े थे। वेद जैसे ही अपने कमरे का गेट खोलकर अंदर आता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आशी भी जब वेद के पीछे जाती है तो उसका भी वही रिएक्शन होता है। शाम तक जो कमरा बिल्कुल साधारण था, अब वहाँ लाइट और फूलों से पूरी तरह सजावट की गई थी। वेद और आशी बड़ी बड़ी आंखों से कमरे को देख रहे थे। दोनों के पास ना शब्द थे और ना ही हिम्मत एक दूसरे से आंखें मिलाने की। वेद बिना आशी की ओर देखे ही कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं कमरा साफ कर देता हूँ। तुम भी थक गई होगी, कपड़े चेंज करके आराम करो, तब तक मैं ये सब देखता हूँ। पक्का इस सब में देव और दादी माँ का हाथ होगा। वेद ये बातें अपने मन में कहता है, क्योंकि वे कुछ भी कहकर आशी को अजीब महसूस नहीं करवाना चाहता था, जो वे खुद भी इस वक्त महसूस कर रहा था। अपने कमरे की ऐसी डेकोरेशन देखकर आशी भी कुछ न बोलते हुए वेद की बात मानकर कहती है, हाँ ये साड़ी बहुत ही भारी है, मेरे वजन से भी ज़्यादा, मैं चेंज कर लेती हूँ। आशी अपनी बात कहकर अलमारी के पास जाती है और पहनने के लिए एक हल्का सा सूट निकालती है, जो उसने पलक से पहले से ही मंगवा लिया था। आशी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम का गेट बंद होने की आवाज़ सुनकर वेद एक नज़र बंद दरवाजे की ओर देखता है और गहरी सांस छोड़ता है, जैसे इस कमरे को देखकर वे बहुत ही देर से सांस रोके बैठा हो। वेद एक बार फिर कमरे पर नजर डालता है और जल्दी से अपने काम में लग जाता है। करीब 10 मिनट के अंदर ही वह कमरे में लगी फूलों और लाइटों की डेकोरेशन हटाकर कमरे को पहले जैसा कर देता है। वह यह सब इतनी जल्दी जल्दी करता है कि आशी के बाथरूम से बाहर आने से पहले सब ठीक हो जाए। अपने मन में वह देव को न जाने क्या क्या कह रहा था और कल देव के साथ क्या करेगा, ये तो वही जानता था। काम खत्म करने के बाद वेद बालकनी की ओर जाता है और अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिका देता है। उसका चेहरा खुले आसमान की ओर था और मन गहरी सोच में डूबा हुआ था। सोच यह कि उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। सब ठीक करने निकला था और सब कुछ उलझ कर रह गया था। कहाँ 20 दिन बाद उसकी और आशी की शादी को 6 महीने पूरे होने वाले थे। 6 महीने बाद उनका तलाक होना था। ऐसे में आशी का उसके घर आकर अपनी शादी की सच्चाई बता देना। सच जानकर दादी माँ की उससे नाराजगी और आज मुंह दिखाई का फंक्शन, जिसमें सारे जानने पहचानने वाले आए थे और अब सबको इस शादी के बारे में पता चल चुका था। ऐसे में क्या वे आशी को छोड़ पाएगा? क्या वे आशी को तलाक दे पाएगा? और इस तलाक के बारे में दादी माँ से क्या कहेगा? और अगर किसी तरह उन्हें समझा भी लिया तो इस शादी को, जिसे वे सबसे छुपा कर रखना चाहता था, जो आज सबके सामने आ चुकी थी, क्या तलाक के बाद आशी को तलाकशुदा नहीं कहा जाएगा? बिना किसी गलती के आशी को सजा मिले, क्या ये ठीक होगा? वेद को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी सोच के हिसाब से अब कुछ भी नहीं हो रहा था। वेद अपनी गहरी सोच में खोया हुआ था कि अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के मुलायम हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वेद झट से आंखें खोलता है और अपने सामने आशी को देखता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आशी वहां कब आ गई। इस वक्त दोनों की नजरें एक दूसरे पर थी। आंखों में बहुत से सवाल थे। आज जो कुछ भी हुआ था या जो कुछ भी हो रहा था, वे सब उसकी सोच से बिल्कुल ही अलग था। ये सब उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। वे तो बस किसी वजह से आशी से शादी कर बैठा था, वे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के तहत उसे आशी को 6 महीने के अंदर डिवोर्स देना था, बिना शादी को दुनिया की नज़र में लाए, ताकि डिवोर्स के बाद उस लड़की को कोई परेशानी ना हो। वे तो आशी को जानता तक नहीं था
शायद किस्मत ने ही उन्हें मिलाया था। शादी वाले दिन ही वे पहली बार मिले थे और उसी दिन किसी वजह से उनकी शादी कोर्ट में हो गई थी। फिर चाहे वे शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही क्यों ना हो, उसके दिल में इस शादी को लेकर कोई सपने न सजे। इसलिए उसी रात उसने बिना कुछ कहे एक लेटर में सब लिखकर आशी को इस शादी की सारी सच्चाई बता दी थी और होटल से आशी को छोड़कर चला गया था। आशी के साथ उसकी कोई खास जान पहचान भी नहीं बनी थी। वह मुंबई छोड़कर बेंगलुरु आ गया था ताकि आशी से कभी टकराना ना हो। पर सही कहते हैं लोग, कहाँ कब किससे मुलाकात हो जाए कोई नहीं जानता, और शायद ये बात सच भी है। तभी तो अचानक से ही आशी मुझे वहां मिली, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आशी मुझे मेरे ही होटल में एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करती हुई मिली। ऐसे में मेरा उससे अक्सर मिलना होता था। और ये बात भी मैं झुठला नहीं सकता कि आशी वे पहली लड़की है जिसे देखकर मेरे दिल में एहसास जगे थे। मुझे एहसास हुआ था कि अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैंने आशी के साथ गलत किया। सब ठीक ही चल रहा था कि फिर एकदम से आशी का मेरे घर दुल्हन के जोड़े में ढोल नगाड़ों के साथ आना, फिर सबके सामने हमारी शादी की सच्चाई बताना, अपनी शादी का जिक्र करना, फिर दादी माँ का मुंह दिखाई का फंक्शन रखना। और अब वे हो चुका है जो मैं कभी भी नहीं चाहता था। मेरी और आशी की शादी की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल चुकी है कि आशी वेद वंसल की वाइफ है। और अब हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बहुत ही कम समय ही बचा है। ऐसे में आशी को डिवोर्स देना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि दादी इस डिवोर्स वाली बात को मानने को तैयार नहीं होंगी। वे एक तो पहले ही मेरी शादी छुपाने की वजह से नाराज है। मैं अपनी दादी माँ का दिल दुखा चुका हूँ और अब एक बार फिर डिवोर्स की बात सुनकर दादी माँ पर क्या बीतेगी, मुझे बस इसी बात की चिंता है। वेद के दिमाग में इस वक्त उथल पुथल मची थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे। वह इन्हीं सोचों में गुम था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी मुलायम से हाथ का स्पर्श महसूस होता है। यह एहसास होते ही वह एकदम से पलट कर देखता है और अपने सामने आशी को खड़ा पाता है, जो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। इस वक्त वेद की नजरें आशी पर टिक जाती है और उसे देखकर उसकी धड़कनें एक पल को मानो थम सी जाती है। वह हैरान रह जाता है क्योंकि आशी इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जितनी खूबसूरत उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी। आशी ने हल्के पीले और आसमानी रंग का सूट पहना हुआ था, कंधे पर एक साइड से दुपट्टा लिया हुआ, खुले बालों के बीच लाल गहरा सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में भरा भरा चूड़ा और गले में वही मंगलसूत्र जो वेद ने कोर्ट में पहनाया था। बस इतना ही, और इसमें ही आशी बेहद खूबसूरत लग रही थी। हालांकि फंक्शन के टाइम पर भी वेद की नज़रें आशी से हटी नहीं थी। उस वक्त भी वे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर तब उसके चेहरे पर काफ़ी मेकअप और हैवी ज्वेलरी थी। इस वक्त आशी अपनी सादगी में पहले से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आशी वेद के चेहरे को एकटक देख रही थी, जैसे उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। जब वेद उसे इतनी गहराई से खुद को देखते हुए पाता है तो नजरें फेरते हुए कहता है, इस तरह से क्या देख रही हो? काफी रात हो गई है। तुम आज के फंक्शन में थक भी गई होगी। जाओ, जाकर सो जाओ। इतना कहकर वेद फिर आसमान की ओर देखने लगता है। वेद की बातें सुनकर आशी कहती है, हाँ मैं तो थक गई हूँ और सो भी जाऊंगी। पर क्या आप नहीं थके? आपको नींद नहीं आ रही? आपको रेस्ट की जरूरत नहीं? आशी के सवाल सुनकर वेद उसकी ओर बिना देखे ही कहता है, मेरी आदत है। मैं घंटों आसमान देखते हुए अपना वक्त बिता लेता हूँ। मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं। वेद की बात सुनकर आशी हल्की सी मुस्कुरा देती है और उसी मुस्कान के साथ कहती है, हम्म, समझ गई। आपको रेस्ट की जरूरत नहीं है, पर हो सकता है आपके दिमाग को रेस्ट की जरूरत हो। इतना मत सोचिए प्लीज सर, क्योंकि अक्सर ज्यादा सोचने से हम भविष्य के लिए जो सोचते हैं, जब वे पूरा नहीं होता या हमारी सोच के खिलाफ होता है तो बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए कुछ चीज़ें किस्मत पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वे होकर रहता है। उसे आप, मैं या कोई भी नहीं बदल सकता। हाँ, बदलने की ताकत सिर्फ ऊपर वाले के पास है। मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। शायद आपको ये गलत लगे, लेकिन मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने जो किया वे आपकी नज़र में गलत हो सकता है, पर मैं यकीन दिलाती हूँ कि एक दिन आपको एहसास होगा
कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए आप वाइफ का दर्जा मुझे मत दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर बस कम से कम हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जो भी कुछ दिन बचे हैं ना, बस आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि इन दिनों में आप एक दोस्त की तरह मेरे साथ रिश्ता रखिए, ताकि जब मैं कुछ दिनों बाद इस घर से और आपकी ज़िंदगी से वापस जाऊं तो मेरे दिल में खुशी हो और मैं एक अच्छी दोस्त की याद के साथ इस घर की दहलीज पार कर सकूं। मैं आपके पैसे या आपका नाम पाने के लालच से यहाँ नहीं आई हूँ, पर जिस भी कारण आई हूँ वे ज़रूर पूरा करके जाऊंगी। इसलिए आप मेरी यानी आशी की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं आपको कभी भी मुझे चुनने के लिए निराश नहीं होने दूंगी। ये मेरा यानी आशी का वादा है आपसे। वेद से अपनी बात कहकर आशी अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए बालकनी से अपने कमरे की तरफ चली गई। पर पता नहीं क्यों वेद को आशी की उस मुस्कान में दर्द नजर आया। आशी को अपने पास देखकर जहाँ वेद को खुशी महसूस हो रही थी, वहीं आशी के इस घर और उसके जिंदगी से जाने की बात सुनकर वेद के दिल में एक बार फिर बेचैनियां घर करने लगी थी। कुछ बुरा सा लगने लगा था। आशी को जो कहना था वे वेद से कहकर कमरे में आ गई थी। बालकनी में वे खुद को बहुत ही स्ट्रांग दिखा रही थी, लेकिन कमरे में आते ही वे बिल्कुल ही शांत हो गई। इस वक्त वे खुद को दिलासा देते हुए बुदबुदाई, क्यों दिल में अजीब सा महसूस हो रहा है। जानती तो हमेशा से थी कि मेरा रिश्ता कोई 7 जन्मों का नहीं है, शायद इस जन्म का भी नहीं। फिर भी सब जानते हुए यहाँ आई हूँ, जिसके पीछे एक वजह है और उस वजह को मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है और फिर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना है। आशी, तेरे नसीब में शायद अपनों का प्यार ही लिखना भूल गए बाबा जी। ये कहते हुए आशी की आंखों में नमी उतर आई, जिसे उसने आंसू बनने से पहले ही रोक लिया। वे अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहती थी। आशी एक नज़र पूरे कमरे में घुमाती है और अपने सोने की जगह ढूंढने लगती है, पर उसे समझ आ जाता है कि आज भी उसे वहीं सोना पड़ेगा। इधर वेद के दिमाग में आशी की कही कई बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आशी ने अभी क्या कहा और उसका मतलब क्या था। वे कुछ देर तक आसमान की ओर देखते हुए यही सब सोचता रहा। फिर कुछ देर बाद वह भी सोने चला गया। कमरे में आकर वे देखता है कि आशी बिस्तर के एक साइड नीचे बैठकर सो चुकी थी। उसे इस तरह नीचे सोते देखकर वेद की आईब्रो आपस में जुड़ जाती है। उसने सोचा कि आशी को अपने बेड पर सुलाकर वह खुद नीचे सो जाएगा, पर फिर उसके दिमाग में आया, अगर उठाने पर आशी की नींद खुल गई और उसने कुछ गलत समझ लिया तो। यही सोचकर वेद अपनी इस इच्छा को वहीं रोक देता है। वह अपने कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है। कुछ वक्त तक उसे नींद नहीं आती। आज आशी के साथ बिताया वे खूबसूरत समय बार बार उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। इतनी बार उन पलों को याद करते हुए वेद के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है और फिर इन्हीं ख्यालों के बीच उसकी भी आंख लग जाती है। अगली सुबह आशी अपने रोज के समय से थोड़ी जल्दी उठ जाती है। तैयार होकर वे नीचे चली जाती है। वहाँ वे देखती है कि शालिनी जी भी तैयार होकर मंदिर की ओर जा रही हैं। ये देखकर आशी अपने मन में कहती है, चल आशी, लग जा अपने काम पर, आज से मिशन स्टार्ट। और ये सोचकर वे शालिनी जी के पीछे मंदिर की ओर चली जाती है। शालिनी जी हमेशा की तरह मंदिर की सफाई करने लगती हैं। तभी उनका ध्यान दूसरी ओर जाता है, जहाँ कोई और भी था जो उनके साथ मंदिर की सफाई में मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हुए था। जब शालिनी जी बगल में देखती हैं तो आशी को इतनी सुबह वे भी मंदिर में देखकर हैरान रह जाती हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आजकल की लड़कियां भी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती होंगी। फिर भी शालिनी जी कुछ नहीं कहती। दोनों मिलकर भगवान की पूजा करती हैं। शालिनी जी का ध्यान बार बार आशी की ओर जा रहा था, जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा कर रही थी। उसकी यही भक्ति देखकर शालिनी जी को समझ आ गया कि आशी यहाँ दिखाने के लिए नहीं आई है, बल्कि उसे सच में इन सब की समझ है। ये देखकर शालिनी जी को अच्छा लगा। या ये कहना गलत नहीं होगा कि वेद से भले ही नफरत करती थी, पर आशी से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, सिवाय इस बात के कि आशी वेद की पत्नी है। उस वेद की जिसे वह अपनी आंखों के सामने देखना तक पसंद नहीं करती थी। तभी पलक दादी माँ की व्हीलचेयर को खींचते हुए मंदिर के गेट तक लाती है। दादी माँ की नज़र जब मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने शालिनी जी और आशी को एक साथ हाथ जोड़कर पूजा करते देखती हैं,
तो उनके चेहरे पर खुशी फैल जाती है। उन्हें उनका परिवार एक बार फिर पूरा होता हुआ नजर आता है। कुछ देर बाद दादी माँ के कहने पर आसी की पहली रसोई की रस्म होनी थी। आज आसी को कुछ मीठा बनाना था। दादी माँ हंसते हुए कहती हैं, आज तुम सबके लिए अपने हाथों से कोई भी मीठा बना लो, बाकी का नाश्ता और खाना कुक बना लेंगे। दादी माँ की बात सुनकर इस बार पलक बोलती है, अरे दादी माँ, आप नहीं जानती, आपकी पोता बहू के हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। ये जो भी बनाती है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हम लोग तो इसके हाथ का खाना खाकर उंगलियां तक चाट लेते हैं, और माया तो इतना खा लेती थी कि चलना मुश्किल हो जाता था उसका। पलक की बात सुनकर दादी माँ हंस देती हैं और कहती हैं, अगर ऐसा है तो आसी बहू, आज तुम ही सबके लिए बनाओ, जो भी तुम्हारा मन करे। हाँ, किसी की मदद चाहिए तो ले लेना। दादी माँ की बात सुनकर आसी एक नौकरानी के साथ किचन की तरफ बढ़ जाती है। तभी दादी माँ उसे रोककर कहती हैं, अच्छा रुको आसी, एक बात कहना भूल ही गई, शायद तुम्हें नहीं पता हो। हालांकि तुम दोनों की शादी को 5 महीने हो गए हैं, फिर भी सोचती हूँ हो सकता है वेद ने न बताया हो। तुम्हारे पति और तुम्हारे देवर और मेरे दोनों पोतों को मूंग की दाल का हलवा बहुत ही पसंद है। अगर स्वाद उनकी पसंद का हुआ तो दोनों मिलकर पूरा हलवा चट कर जाएंगे। दादी माँ की बात सुनकर आसी के चेहरे पर जो खुशी थी वे पल भर में कहीं खो जाती है और उसकी जगह उदासी आ जाती है। ये बदलाव शालिनी जी नोटिस कर लेती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जो लड़की इतने लोगों के लिए खाना बनाने की बात सुनकर खुश थी, वह हलवे का नाम सुनते ही उदास क्यों हो गई। उधर अपने कमरे से निकलती हुई आसी की ताई जी और उनकी बेटी जब हलवे का जिक्र सुनती हैं तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर शैतानी मुस्कान हंस देती हैं, जैसे कोई ऐसी बात हो जो वे दोनों जानती थी, और वह बात हलवे से जुड़ी थी।